हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर पेपर सेकंड में इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय। इसके बारे में सुनेंगे। सार्वजनिक व्यय से अभिप्राय उस व्यय से है जो केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों द्वारा उन सामान्य आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है जिनको लोग अपनी व्यक्तिगत क्षमता द्वारा कुशल ढंग से संतुष्ट करने में अयोग्य होते हैं। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय सामूहिक सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि में सहायता करता है। आधुनिक अब आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण। इसके बारे में सुनिए। पिछले कुछ दशकों में स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आज यह स्वीकार किया जाने लगा कि अर्थव्यवस्था के संचालन में सरकार की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी कारण न केवल अर्थशास्त्रियों बल्कि राजनीतिक वैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों का भी ध्यान सार्वजनिक व्यय की ओर आकर्षित हुआ है। मतलब कि चाहे 1950 के बाद सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत एवं व्यवहार में तेज चेंजेस हुए हैं, एकदम फास्ट चेंजेस हुए हैं। संक्षेप में निम्न कारणों से सार्वजनिक व्यय का महत्व बढ़ा है। राज्य के आर्थिक कार्यों में कई गुना वृद्धि हुई है। सार्वजनिक व्यय का यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का उत्पादन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और आर्थिक गतिविधि के सामान्य स्तर पर विशेष प्रभाव पड़ा है। इसलिए समय की मांग सही है कि राज्य को लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहिए और सरकार को छोटे छोटे कामों के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए। सार्वजनिक व्यय का संबंध दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में होना चाहिए जिससे साधनों का वितरण और स्थिरता के साथ साथ व्यावसायिक कार्यों को भी प्रोत्साहन मिल सके। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के संबंध में निम्न दो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के नियमों का अध्ययन करना होगा, वैगनर का नियम और वाइजमैन पीकॉक का नियम। वो हम आपको इसमें आगे बताएंगे। अब पहले सुनिए। प्रिंसिपल्स और मॉडल फॉर इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से संबंधी सिद्धांत या मॉडल। इसमें सुनिए। सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि के कारणों की व्याख्या करते समय कुछ विद्वानों ने सरकारी सेवाओं में विस्तार के आधारभूत कारणों को खोजने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में 3 मॉडल या सिद्धांत हैं। नंबर 1 है ग्रोथ ओरिएंटेड मॉडल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का विकास मूलक मॉडल। इसमें सुनिए। प्रोफेसर रोस्टिव एवं प्रोफेसर मुस्करेव का मत है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों की व्याख्या आर्थिक विकास के संदर्भ में की जानी चाहिए। इसलिए उनकी व्याख्या को विकास मूलक मॉडल कहा जा सकता है। आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल विनियोग में सार्वजनिक क्षेत्र का अनुपात अधिक होता है। कारण यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक संरचनाएं उपलब्ध कराता है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र सड़क, रेल संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य व सफाई आदि के लिए विनियोग करता है जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास को आवश्यक गति प्राप्त होगी और अर्थव्यवस्था उत्थान काल को प्राप्त कर स्वतः स्फूर्ति विकास की ओर अग्रसर होती है। आर्थिक विकास की सभी अवस्थाओं में कीमत अथवा बाजार व्यवस्था की असफलताएं व गतिरोध विद्यमान रहते हैं। इन असफलताओं व गतिरोधों का सामना करने तथा आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक होता है। रोस्टोव का विचार है कि जब अर्थव्यवस्था परिपक्वता की स्थिति प्राप्त कर लेती है तो सार्वजनिक व्यय के स्वरूप में परिवर्तन होता है। आर्थिक संरचनाओं के निर्माण से हटकर
सार्वजनिक व्यय का अधिकाधिक भाग शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य कल्याण संबंधी सेवाओं पर किया जाने लगता है। विपुल उपभोग यानी कि मास कंजम्पशन की स्थिति में आय अनुरक्षण कार्यक्रमों यानी कि इनकम मेंटेनेंस प्रोग्राम्स एवं कल्याण संबंधी सेवाओं के पुनर्वितरण से संबंध नीतियों का महत्व बढ़ जाता है तथा न केवल सार्वजनिक व्यय का बल्कि राष्ट्रीय आय का भी अपेक्षाकृत अधिक अनुपात इन मदों पर व्यय यानी इन मदों पर खर्च होता है। अब नंबर 2 आता है एडोल्फ वैगनर हाइपोथेसिस यानी कि एडोल्फ वैगनर की परिकल्पना। इसमें सुनिए, 19वीं शताब्दी ने प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री एडोल्फ वैगनर ने बढ़ते हुए सरकारी व्यय पर महत्वपूर्ण सिद्धांत राज्य की क्रियाओं में वृद्धिमान विस्तार का नियम प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाओं का विकास होता जाता है, राज्य के व्यय के सभी मुख्य व्ययों में वृद्धि होती जाती है। एडोल्फ वैगनर ने कहा है, विभिन्न देशों में तथा विभिन्न समयों की विशद तुलना यह प्रकट करती है कि प्रगतिशील राष्ट्रों में जिनसे हमारा संबंध है, केंद्रीय तथा स्थानीय संस्कारों की क्रियाओं में नियमित रूप से वृद्धि होती है। यह वृद्धि गहन तथा व्यापक दोनों प्रकार की होती हैं। केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें लगातार नए कार्य अपनाती हैं, जबकि नए तथा पुराने कार्यों को वे अधिक पूर्णता तथा कुशलता से करती हैं। इस प्रकार केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें जनता की आर्थिक आवश्यकताएं अधिक परिमाण में और अधिक संतोषजनक ढंग से पूरी करती हैं। उपयुक्त प्रवृत्ति के उसने 2 कारण बताए हैं। प्रथम यह है कि राजकीय सेवाओं के प्रति मांग की लोच एक से अधिक होती है। वह दूसरे आर्थिक विकास के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाता है। राज्य के कार्यों को वैगनर ने 2 भागों में विभक्त किया है, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा संबंधी कार्य और कल्याणकारी कार्य। वैगनर का मत है कि जैसे जैसे आर्थिक विकास के कारण समाज में जटिलता व विषमता की वृद्धि होती है, समाज में अपराध के मामले बढ़ते हैं, वह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आंतरिक व बाह्य सुरक्षा पर व्यय निरंतर यानी खर्च निरंतर बढ़ाना पड़ता है। युद्ध व युद्ध के लिए तैयारी भी आधुनिक समय से में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है। अब इसी में आता है क्रिटिकल स्टडी ऑफ द लॉ यानी कि सिद्धांत की आलोचनाएं। वो सुनिए, यद्यपि वैगनर का सिद्धांत एक ऐसा सुविधाजनक ढांचा प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर औद्योगिकरण एवं आर्थिक प्रगति के दौर में शामिल होने वाले आर्थिक तत्वों की व्यवस्था की जा सकती है, परंतु इसमें निम्नलिखित कमियां या दोष हैं। नंबर फर्स्ट है लैक ऑफ कॉम्प्रहेंसिवनेस यानी कि व्यापकता का अभाव। वैगनर की परिकल्पना या सिद्धांत में व्यापकता का अभाव है। सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत किसी भी समाज का सार्वजनिक व्यय निर्धारित करते समय वहाँ के समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा सांस्कृतिक परिवेश को भी विचार में रखना चाहिए। नंबर सेकंड है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, परिमाणात्मक संबंध। वैगनर के सिद्धांत में समय एवं सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के परस्पर परिमाणात्मक संबंध को भी तार्किक अथवा कार्यात्मक आकार नहीं दिया है। नंबर थर्ड, इट इग्नोर्स द इन्फ्लुएंसेस ऑफ वॉर यानी कि युद्ध के प्रभाव पर ध्यान नहीं। वैगनर की परिकल्पना में सरकारी व्यय पर युद्ध के प्रभाव की अवहेलना की गई है, जो कि आधुनिक समय का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब नंबर 3 आता है पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस, पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना। इसमें सुनिए, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का दूसरा सिद्धांत वाइजमैन एवं पीकॉक नामक ब्रिटेन के 2 अर्थशास्त्रियों द्वारा, मतलब जो तीसरा सिद्धांत है, 2 अर्थशास्त्रियों द्वारा 1890 से 1995 के बीच ब्रिटेन के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के अध्ययन के क्रम में प्रस्तुत किया गया था। यह सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति में समय अवधि पर जोर डालता है और इस तथ्य का उद्घाटन करता है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि एक लगातार तथा एक ही रफ्तार से दोनों होने वाली वृद्धि नहीं है, बल्कि यह चरणों में होने वाली वृद्धि है। इस परिकल्पना में 3 अलग अलग शाखाएं हैं। नंबर फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट,
विस्थापन प्रभाव। पीकॉक वाइजमैन ने 1890 यानी कि 1890 में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था अनुभवजन्य आंकड़ों एम्पिरिकल डाटा का उपयोग करके उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रिटिश सार्वजनिक क्षेत्र के सापेक्ष वृद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी के रूप में हुई है, न कि निरंतर वृद्धि के आधार पर। अब आता है नंबर सेकंड, इंस्पेक्शन इफेक्ट, निरीक्षण प्रभाव। इस प्रतिस्थापन प्रभाव को व्यय के नए उच्चतर स्तर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक जटिलता द्वारा उत्पन्न स्थिति में जारी रहती है। इस तरह बढ़ा हुआ व्यय आंशिक रूप से सामाजिक कठिनाई का परिणाम है, जबकि अन्य व्यय सरकार की नई आर्थिक गतिविधियों का परिणाम है। नंबर थर्ड है कंसंट्रेशन इफेक्ट, एकाग्रता का प्रभाव। पीकॉक तथा वाइजमैन केंद्रीयकरण प्रभाव का भी विश्लेषण किया है। यह अवधारणा केंद्रीय सरकार की आर्थिक गतिविधि की प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है कि जब समाज में आर्थिक वृद्धि होती है तो यह आर्थिक गतिविधि समग्र सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि का बढ़ा हुआ अंश बन जाती है। अब आता है नंबर फोर्थ, क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस ऑफ कोलिन क्लार्क, यानी कि कोलिन क्लार्क का न्यूनतम सीमा सिद्धांत। इसमें सुनिए, कोलिन क्लार्क ने अपनी पुस्तक पब्लिक फाइनेंस एंड चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एक मॉडल या सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसे उन्होंने कराधान सहन स्तर टॉलरेबल लेवल ऑफ टैक्सेशन के संबंध में न्यूनतम सीमा सिद्धांत द क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस कहा है। कोलिन क्लार्क ने कहा है संतुलित बजट होने पर भी सब सरकार का कुल अंश आर्थिक गतिविधियों पर पहुंच गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।